प्रारंभ और सौरभ दोनों ऋषिका के वार्ड के बाहर टेंशन में इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। तभी वार्ड का डोर ओपन होता है। डोर ओपन होने की आवाज सुन प्रारंभ और सौरभ उस तरफ देखते हैं जहां एक नर्स घबराई हुई सी बाहर निकली थी, जिसे देख प्रारंभ का दिल डर से बैठ गया था और वो वही वॉल का सहारा ले खड़े हो जाते हैं। अब तक ऋषिका और माया दोनों को वार्ड के अंदर गए हुए 4 घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुका था, पर दोनों में से किसी की कोई खबर नहीं थी। सौरभ एक नजर प्रारंभ को देख उस नर्स की तरफ दौड़कर जाता है और वो नर्स वापस वार्ड में जा पाती उससे पहले सौरभ उसके पास जाकर घबराया हुआ सा बोला, नर्स ऋषिका मैम और बेबी वो दोनों ठीक तो है? आई मीन उनकी डिलीवरी हो गई है क्या? बोलते हुए उसके फेस पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। नर्स सौरभ की तरफ देख बोली, जी सर उनकी डिलीवरी हो गई है और बेबी बॉय हुआ है, पर अभी बेबी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। बेबी ने अब तक न अपनी आंखें खोली है और न ही वो रोया है, इसलिए हमने दूसरे हॉस्पिटल से बेस्ट बेबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर काव्या रहेजा को बुलाया है। वो अभी कुछ देर में आती ही होगी। हमें बेबी को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना होगा। उसकी धड़कनें बहुत धीमी चल रही है, इसलिए अब उसे शॉक देना होगा। बस अब यही एक लास्ट कोशिश है, अगर उससे बेबी कुछ रिएक्ट करता है तो शायद उसे बचाया जाए। बोलकर नज एक नजर सौरभ को देख वार्ड के अंदर चली जाती है। वहीं नस की बात सुनकर सौरभ की आंखें नम हो गई थी और वो ऊपर की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज गॉड सब कुछ ठीक कर दो, इन तीनों में से किसी को कुछ ना हो, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे की जान है। प्लीज गॉड सेव हिज फैमिली। बोलते हुए सौरभ की नम आंखों से एक कतरा आंसू का बह गालों पर लुढ़क आया था। वहीं नस की बात सुन प्रारंभ के कदम डगमगा गए थे और उनकी आंखों से एक कतरा आंसू का बह नीचे गिर जाता है। प्रारंभ माया के वार्ड की तरफ देखते हुए बोले, मेरे माया का अंश इस दुनिया में आ गया है, पर क्या किस्मत है तीनों की, एक साथ सब अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। हे भगवान, अगर तुझे किसी की जान लेनी ही है तो मेरी ले ले, पर इन तीनों को कुछ मत होने देना। बोलते हुए प्रारंभ अपने हाथ जोड़ सर को नीचे झुका लेते हैं। उनकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे जो उनके दर्द को बयां कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लंदन, एक सुनसान जगह जहां दूर दूर तक घने जंगल के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। वहीं उस जंगल के बीच में से किसी की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी, जिन्हें सुन एक पल के लिए आसपास के जंगली जानवर भी डर गए थे। वे चीखें जंगल के बीच बने एक विला से आ रही थी। वहीं उस विला में हॉल के अंदर 2 आदमियों को अलग अलग चेयर पर बांधा हुआ था, जिनमें से एक आदमी की आंखें बंद थी। उनके पूरे शरीर से खून पानी की तरह बह रहा था। उनके गहरे जख्म जो एकदम ताजा थे, जिन्हें देख पता चल रहा था कि अभी उन्हें बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया है। उनके चारों तरफ व्हाइट यूनिफॉर्म पहने और हाथों में गन लिए हुए बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। उन दोनों आदमियों में से एक आदमी जो लेफ्ट साइड वाली चेयर पर बंधा हुआ था, वो अपनी अधखुली आंखें से अपने सामने चेयर पर बैठी लड़की को देखते हुए बोला, प्लीज मैम हमें माफ कर दीजिए, हमने जानबूझकर बिग बॉस का एक्सीडेंट नहीं किया था। मैं तो उस लड़की को मारने वाला था, पर पता नहीं बिग बॉस बीच में कहां से आ गए और वो टक्कर उनकी जगह बिग बॉस को। अभी उसने इतना ही बोला था, तभी उसके सामने बैठी लड़की जो कोई और नहीं बल्कि नताशा ही थी, वो जोर से चिल्लाकर बोली, जस्ट शट अप, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। तुमने गलती की है तो उसकी सजा तो तुम दोनों को जरूर मिलेगी, और वो भी मौत की सजा। तुम दोनों ने मेरे माए, जिस पर मैं एक चोट तक बर्दाश्त कर सकती, उसे इतनी चोट दे दी, और तुम चाहते हो मैं तुम्हें माफ कर दूं। बोलते हुए नताशा चेयर पर से खड़ी हो उस आदमी के पास आ जाती है और एक हाथ से उसके बालों को पकड़ पीछे की तरफ खींचती है, जिससे उसका फेस ऊपर हो जाता है और उसकी एक चीख निकल जाती है। वो अपनी धुंधली आंखों से नताशा के फेस को देख रहा था, जिसमें उसे खुद की मौत नजर आ रही थी। नताशा अपने दूसरे हाथ से खींच के एक थप्पड़ उस आदमी के गाल पर मार देती है, जिससे उसका फेस दूसरी तरफ झुक जाता है और उसके होंठों से हल्का ब्लड निकल किनारों पर लग गया था। नताशा उसके बालों पर अपनी पकड़ कसते हुए दांत पीस बोली, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे माया को चोट पहुंचाकर यहाँ से आसानी से भाग सकते हो? शायद तुम अच्छे से मुझे जानते नहीं हो, इसलिए ही तुमने इतनी बड़ी गलती का दी। बोलकर नताशा उस आदमी के बालों को झटके से छोड़ देती है, जिससे उसका फेस एक तरफ झुक गया था। नताशा उसके एक हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे देखते हुए बोली, इसी हाथ से तुमने माया को उस ट्रक से टक्कर मारी थी ना? बोलते हुए वो एक गार्ड्स की तरफ देखती है। वही वो गाइस जल्दी से अपने सर को हाँ में हिला वहां से किचन की तरफ चला जाता है और कुछ पल बाद वो नताशा के पास अपने हाथ में पकड़े हुए तेज धार वाले चाकू को उसके हाथ में पकड़ाकर वापस पीछे जा खड़ा हो गया था। वो आदमी जो अपनी चखुली आंखों से डरी हुई नजरों से नताशा को देख रहा था, उसके हाथ में वो चाकू देख वो डर से कांपने लगा था और वो कांपती हुई आवाज में बोला, प्लीज मैम, ऐसे तड़पाने से अच्छा था तो हमें मार दी।
अभी उसने इतना ही बोला था तभी उसकी एक जोर की आह चीख उस पूरे दिला में गूंज जाती है, क्योंकि नताशा ने अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू से उस आदमी की फिंगर्स को बड़ी बेरहमी से एक साथ उसके हाथ से अलग कर दिया था, जिससे वो आदमी बेहिसाब दर्द से तड़प उठा और उसकी एक भयानक चीख चारों तरफ गूंज उठी। उसकी चीख सुनकर नताशा उस चाकू को उसके हाथ पर धंसाते हुए जोर से हंसकर बोली, और चीखो, जब लोग दर्द से तड़पते हैं ना तो मुझे बहुत मजा आता है, मेरे इस तड़पते दिल को सुकून मिलता है। बोलते हुए वो चाकू को उस आदमी के हाथ के अंदर धंसा उसे आर पार निकाल देती है, जिससे खून की एक पिचकारी निकल नताशा के मुंह पर आकर गिर जाती है और वो आदमी दर्द से तड़प कर वही बेहोश हो जाता है। इस वक्त नताशा एकदम सनकी की तरह लग रही थी, जिन्हें लोगों को दर्द में देखकर सुकून मिलता हो। ऐसे ही नताशा उस आदमी के पूरे शरीर पर उस चाकू से मारने लगी थी। उसके पूरे कपड़े उस आदमी के खून से रंग चुके थे। वही सारे गाइस अपनी नजरें नीची करे खड़े हुए थे। शायद वो भी नताशा जितने बेरहम नहीं थे। अब तक उस आदमी की सांसें रुक चुकी थी, पर नताशा अभी भी पागलों की तरह उसके पूरे शरीर पर चाकू से मारे जा रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो उस आदमी को मारते हुए थक जाती है तो चाकू को नीचे फेंक उस आदमी के फेस की तरफ देखती है, जिसकी आंखें बंद थी और वो कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। नताशा सींची खड़ी हो अपना एक हाथ आगे करती है, तभी एक गार्ड आगे आ उसके हाथ में एक टॉवल रख देता है। नताशा अपने दोनों हाथों से उस टॉवल को पकड़ फेस साफ करते हुए बोली, इन दोनों की डेड बॉडी को जंगल में डाल दो। जीते जी तो मेरे काम न आ सके, पर मरने के बाद जंगली जानवरों का खाना बनने के लिए काम आ सकते हैं। बोलकर वो एक नजर उन दोनों डेड बॉडी को देख वहां से स्टेयर्स की तरफ चली जाती है। नताशा के जाने के बाद बोंडी गाइस उसका दिया हुआ काम कर वहां से चले गए थे। नताशा अपने रूम में मिरर के सामने खड़ी हो खुद को देख रही थी। कुछ देर खुद के अक्ष को देखने के बाद वो जोर से हंसने लगी थी और हंसते हुए मिरर में खुद को देखते हुए बोली, मेरे महबूब, कयामत होगी आज, रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिले नाकाम से रुखसत होगी, मेरे महबूब, कयामत होगी। बोलते हुए वो किस पागल की तरह बिहेव कर रही थी। कुछ देर ऐसे ही खुद को देखने के बाद वो पीछे मुड़ बेड की तरफ देखती है और फिर बेड पर पड़ा अपना फोन उठा किसी को कॉल करती है। कुछ ही देर में दूसरी तरफ से कॉल पिक होता है। नताशा ऑन कॉल बोली, हेलो काव्या, क्या तुम हॉस्पिटल पहुंच गई? दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज आती है, नहीं दी, मैं बस पहुंचने वाली ही हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन दोनों का काम खत्म करके ही आपके पास आऊंगी। नताशा डेविल स्माइल करते हुए बोली, गुड, जल्दी से उस ऋषिका और उसके बच्चे का काम खत्म करो। कितनी कोशिशों के बाद भी वो ऋषिका वापस मेरे माए की लाइफ में आ ही गई, पर अब उसे माए की लाइफ से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से भी बाहर जाना होगा। बोलकर वो जोर से हंसने लगी थी। वही उसकी बात सुन फोन में से दूसरी तरफ से भी किसी के हंसने की आवाज आती है। कुछ देर हंसने के बाद दूसरी तरफ से आवाज आती है, ओके दी, हॉस्पिटल आ चुका है, थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ आपको गुड न्यूज देने के लिए। नताशा हंसते हुए बोली, ठीक है, मुझे तुम्हारे फोन कॉल का इंतजार रहेगा। बोलकर वो कॉल कट कर देती है और फिर बेड पर सीधी लेट वही लाइनें फिर से दोहराने लगी थी, मेरे महबूब, कयामत होगी आज, रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिले नाकाम से रुखसत होगी, मेरे महबूब, कयामत होगी। बोलते हुए वो अपनी एक फिंगर से अपने फेस पर आ रही बालों को एक लट को घुमा रही थी। वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल में माया का ऑपरेशन अभी तक चल रहा था। प्रारंभ बेंच पर बैठे माया के वार्ड के बंद डोर को देख रहे थे। वही ऋषिका को भी अभी तक होश नहीं आया था। थोड़ी देर बाद सामने से एक लड़की जिसने सिंपल सूट पहना हुआ था और उस पर व्हाइट कोट पहना हुआ था, उसके मुंह पर मास्क लगा हुआ था और गले में स्टेथोस्कोप डाला हुआ था, वो चलते हुए आती है और आते ही ऋषिका के वार्ड का डोर ओपन करने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाती है तभी सौरभ उसके पास आकर उसे रोकते हुए बोला, एक्सक्यूज भी मिस, हु आर यू एंड आप ऐसे इस वार्ड में नहीं जा सकती। बोलते हुए सौरभ उस लड़की की तरफ देख रहा था जिसकी सिर्फ काली आंखें ही दिखाई दे रही थी। वो लड़की डोर के हैंडल पर से अपना हाथ हटा सौरभ की तरफ मुड़कर उसके फेस की तरफ देख बोली, आई एम डॉक्टर काव्या रहेजा और मुझे यहाँ मिस ऋषिका और उनके बेबी के ट्रीटमेंट के लिए बुलाया है। आई थिंक वे इसी वार्ड में है। बोलते हुए काव्या अपने गले में पहने आईडी कार्ड को सौरभ को दिखा रही थी। सौरभ एक नजर उसके फेस को तरफ देखता है और फिर उसके आईडी कार्ड को देखता है। सौरभ कुछ पल आईडी को देखने के बाद अपने सर को हाँ में हिला बोला, ओके आप जा सकती है। बोलकर वो एक नजर काव्य को देख वहां से प्रारंभ के पास आ जाता है।
वही काव्या एक नजर प्रारंभ और सौरभ को देख तिरछी स्माइल करते हुए वार्ड के अंदर चली जाती है। सौरभ ऋषिका के वार्ड के बंद डोर को देखते हुए मन में बोला, मुझे इतनी अजीब फीलिंग क्यों आई मिस काव्या रहेजा को देखकर। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, वरना मुझे ऐसी फीलिंग कभी नहीं आती। नहीं, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। सोचते हुए सौरभ एकदम से अपना सर झटकता है। वार्ड के अंदर काव्या वार्ड के अंदर सामने देखती है जहां ऋषिका बेड पर आंखें बंद किए लेटी हुई थी। उसके एक हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और वहीं पास में ब्लड की बोतल टंगी हुई थी और ऋषिका के दूसरे हाथ की मिडिल फिंगर में एक छोटी मशीन लगी हुई थी। उसके पास एक डॉक्टर खड़ी अपने हाथ में पकड़ी फाइल को रीड कर रही थी। वहीं उसके पास खड़ी नर्स ऋषिका के हाथ में इंजेक्शन इंजेक्ट कर रही थी। ऋषिका को देखते हुए काव्या के होंठों पर खतरनाक स्माइल आ जाती है, जो पॉजिटिव वाइब तो बिल्कुल नहीं दे रही थी। तभी उसकी नजर ऋषिका के पास सोए हुए छोटे से बेबी पर पड़ती है, जिसकी आंखें भी अभी बंद थी। बेबी दिखने में बहुत कमजोर था, अभी बेबी को बॉर्न हुए 10 मिनट्स ही हुए थे। तभी ऋषिका के पास खड़ी डॉक्टर की नजर काव्या पर पड़ती है, जिसे देख वो बोली, थैंक गॉड डॉक्टर काव्या, आप टाइम पर आ गई। अब जल्दी से बेबी को दूसरे वार्ड में लेकर चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बोलते हुए वो डॉक्टर अपने हाथ में पकड़ी फाइल को वहीं रख देती है और अपने कदम काव्या की तरफ बढ़ा देती है। डॉक्टर की बात सुन नर्स बेबी को अपनी गोद में ले वार्ड से बाहर आ जाती है। वो डॉक्टर, जिनका नाम मिसेज लियोन था, वो और काव्या दोनों दूसरे वार्ड की तरफ जा रही थी। काव्या मिसेज लियोन को देखते हुए मन ही मन बोली, मुझे कैसे भी करके इस डॉक्टर को यहाँ से दूसरी जगह भेजना होगा, क्योंकि अगर ये मेरे साथ रही तो अपना काम नहीं कर पाऊंगी। पहले मुझे इस बच्चे का काम खत्म करना होगा और फिर उस ऋषिका का। सोचते हुए वो मिसेज लियोन की तरफ देख रही थी। तभी काव्या के दिमाग में कुछ आता है और वो एक नजर अपने चारों तरफ देख अपने कोट की पॉकेट से फोन निकाल किसी को मैसेज करती है। मैसेज करने के बाद वो फोन को वापस पॉकेट में रख लेती है और इस वक्त उसके होंठों पर अजीब सी स्माइल थी। थोड़ी देर बाद वे तीनों एक वार्ड के बाहर खड़ी हुई थी। मिसेज लियोन वार्ड के डोर के हैंडल पर अपना हाथ रख उसे ओपन करने वाली ही थी, तभी वहां एक नर्स दौड़ते हुए आती है और मिसेज लियोन की तरफ देख घबराई हुई बोली, मैम वार्ड 307 के पेशेंट की तबीयत अचानक खराब हो गई है और वो ब्लड की वोमिटिंग कर रहा है, जल्दी चलिए मैम वरना बहुत देर हो जाएगी। बोलते हुए उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी। नर्स की बात सुन मिसेज लियोन उसकी तरफ देखते हुए हैरानी से बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ी देर पहले तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, तो फिर इतनी ही देर में ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? नर्स मिसेज लियोन को देखते हुए बोली, आई डोंट नो मैम ये कैसे हुआ, पर अभी आप जल्दी चलिए और उन्हें चेक कीजिए वरना। इतना बोल वो अपनी बात अधूरी छोड़ देती है और वो तिरछी नजरों से मिसेज लियोन के पीछे खड़ी काव्या को देखती है, जो उसे देख डेविल स्माइल कर रही थी, जिसे देख वो नर्स भी अपने हाथ से धीरे से थम्स अप का इशारा करती है। काव्या मिसेज लियोन के कंधे पर हाथ रख उन्हें रिलैक्स करते हुए बोली, मैम आप जाए उन्हें संभालिए, यहाँ बेबी को मैं देख लूंगी। वैसे भी हमें जो भी करना है वो जल्दी ही करना होगा। मैं बेबी को बचाने में अपना पूरा 100% दूंगी, इसलिए आप डोंट वरी रहिए और जाकर उन पेशेंट को संभालिए। बोलते हुए उसके होंठों पर कुटिल स्माइल थी, जो मिसेज लियोन नहीं देख पाती है। मिसेज लियोन काव्या को देख बोली, थैंक यू काव्या, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, प्लीज बेबी को बचा लेना, अब मैं चलती हूँ। बोलकर वे एक नजर बेबी को देख वहां से चली जाती है। काव्या और नर्स दोनों वार्ड के अंदर आ डोर को बंद कर देती है। नर्स बेबी को बेड पर लेटा देती है। वही काव्या बेबी को देखते हुए मन में बोली, बस कुछ देर और उसके बाद तुम्हारी ये धीमे चलने वाली धड़कनें भी बंद हो जाएगी। सोचते हुए वो शॉक देने वाली मशीन को अपने हाथ में ले लेती है। नर्स मशीन के वायर को बोर्ड में लगाने लगी थी और काव्या एक नजर नर्स को देखती है जो वायर लगा रही थी, जिसे देख काव्या जल्दी से मशीन को नेगेटिव पॉइंट से आगे बढ़ा उसे फुल मोड पर कर देती है। काव्या बेबी को देखते हुए अपने हाथ में पकड़ी मशीन को आपस में टच करती है और फिर शैतानी स्माइल करते हुए अपने दोनों हाथों में पकड़ी मशीन को बेबी की तरफ बढ़ा देती है। वो उस मशीन को बेबी को टच करने वाली ही थी, पर वो टच कर पाती उससे पहले ही कोई आकर उसका हाथ पकड़ एक झटके से उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है। वही अचानक किसी के ऐसे करने पर काव्या संभल नहीं पाती और धक्का जोर से लगने की वजह से वो वही फ्लो पर जा गिरती है। वही वो नर्स बेबी के बेड के पास खड़ी हैरानी और डर से सामने देख रही थी, जहां अर्थ आग उगलती आंखों से काव्या को देख रहा था। इस वक्त अर्थ का फेस एकदम डार्क था और गुस्से से उसके हाथों और सर की नसें उभर आई थी।
वहीं काव्या गुस्से से अपना फेस ऊपर कर कुछ बोलने को होती है, पर सामने खड़े अर्थ को देखकर उसका मुंह जो उसने कुछ बोलने के लिए खोला था वो खुला का खुला रह जाता है और उसके फेस पर डर की लकीरें उभर आई थी। अर्थ काव्या को देखते हुए सर्द आवाज में चिल्ला कर बोला, मिस स्नेहा बेबी का ट्रीटमेंट कीजिए, आपके पास 10 मिनट्स है। अगले 10 मिनट्स में मुझे बेबी के रोने की आवाज सुननी है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पूरा हॉस्पिटल आपके रोने की आवाज सुनेगा। बोलते हुए अर्थ अपना सर टेंडा कर डोर पर खड़ी डॉक्टर मिस स्नेहा को देखता है, जो उसकी आवाज सुनकर ही डर से कांपने लगी थी। वहीं मिस स्नेहा के पीछे प्रारंभ और सौरभ खड़े हुए थे। इस वक्त सौरभ का लेफ्ट साइड वाला गाल लाल हो रखा था और उस पर किसी की 5 उंगलियों के निशान छपे हुए थे। प्रारंभ नम आंखों से बेड पर लेटे बेबी को देख रहे थे। तभी सबको एक बार फिर अर्थ की सर्द आवाज सुनाई देती है, आपके 30 सेकंड्स वेस्ट हो चुके हैं। नाउ यू हैव 9 मिनट्स 30 सेकंड्स लेफ्ट। बोलते हुए उसकी नजरें काव्या पर टिकी हुई थी, जो अब उसे देख फ्लो पर पीछे की तरफ खिसक रही थी। मिस स्नेहा जल्दी से अपने कदम बढ़ा बेबी के पास आ उसकी नाक के नीचे अपनी 2 फिंगर रख चेक करती है, जहां बेबी की सांसें एकदम धीमे चल रही थी। जिसे देख स्नेहा अर्थ की तरफ देख बोली, सर प्लीज थोड़ी देर वार्ड से बाहर जाए, मुझे बेबी को देखना है। अर्थ एक नजर बेबी को देखता है और फिर काव्या की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। अर्थ को अपनी तरफ आता देख काव्या डर से पीछे खिसक रही थी। काव्या अर्थ को अच्छे से जानती थी क्योंकि वो अनिका की फ्रेंड थी और अर्थ ने जो कुछ अनिका के साथ किया था वो उसे अच्छे से पता था। अर्थ काव्या के पास अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले कुछ पल उसे देखता है, जो डरी हुई नजरों से उसे देख रही थी, और फिर अपना सर टेढ़ा कर उसके पास पड़ी शॉक देने वाली मशीन को देखता है, जिसे देख एक बार फिर उसकी आंखें भट्टी की तरह दहकने लगी थी। अर्थ मशीन को देखते हुए सर्द आवाज में रोनित का नाम बोलता है। वही रोनित जो डोर के पास खड़ा गुस्से से काव्या को देख रहा था। अर्थ के मुंह से खुद का नाम सुनकर जल्दी से उसके पास जा बोला, यस सर। बोलते हुए भी उसकी नजर काव्या पर ही थी। अर्थ अपना सर टेढ़ा कर काव्या को देखते हुए सर्द आवाज में बोला, डाक विला ले चलो इसे, वही इसकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। बोलते हुए उसके फेस पर तिरछी स्माइल थी। रोनित अपना सर हाँ में हिला काव्या की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। काव्या अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, तुम लोग मुझे कुछ नहीं कर सकते वरना मेरी सिस्टर उसे मार देगी, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तुम भूलो मत वो अभी भी हमारे कब्जे में है और अगर तुम में से किसी ने भी मेरे साथ कुछ किया तो फिर उसका अंजाम उससे भुगतना होगा। बोलते हुए उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वही प्रारंभ हैरानी से काव्या को देखने लगे थे और वो काव्या को देखते हुए धीरे से बोले, माही। बोलकर वो कुछ सोचने लगे थे। अर्थ काव्या को देखते हुए अपनी नेक पर अजीब तरह से हाथ फेरने लगा था। वही रोनित जो काव्या की बात सुनकर रुककर अर्थ की तरफ देख रहा था। अर्थ के ऐसा करने पर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी और वो धीरे से अर्थ को देखते हुए बोला, अब तुम तो गई काव्या। बोलकर वो एक नजर काव्या को देखता है जो अर्थ को देखते हुए स्माइल कर रही थी। अर्थ तेज कदमों से चलते हुए काव्या के पास आ उसकी बाजू पकड़ एक झटके में उसे खड़ा कर तेज आवाज में बोला, रोनित शॉक देने वाली मशीन बाहर लेकर आओ। बोलते हुए वो काव्या को अपने साथ घसीटते हुए वार्ड से बाहर ले आता है। रोनित मशीन बाहर ला डोर को वापस बंद कर देता है। उन सब के बाहर जाते ही स्नेहा अपना काम करने लगी थी। अर्थ काव्या को वार्ड से बाहर लाकर उसे सामने रखी बेंच पर जोर से पटक देता है, जिससे काव्या की हल्की सी चीख निकल जाती है और वो गुस्से से अपना फेस ऊपर कर अर्थ को देखती है जो उसे ही देख रहा था। तभी अर्थ के पास रोनित आ खड़ा हो गया था। अर्थ काव्या को देखते हुए रोनित की तरफ अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है। रोनित अपने हाथ में पकड़ी मशीन को अर्थ के हाथ में रख देता है। वही काव्या हैरानी और डर के मिले झूले भाव से अर्थ के हाथ में मौजूद मशीन को देख रही थी। अभी वो अर्थ को देख ही रही थी तभी उसे अपने हाथ में दर्द महसूस होता है। वो अपना फेस नीचे कर हाथ की तरफ देखती है जहां रोनित उसके हाथ में हथकड़ी लगा रहा था, जिसे देख काव्या गुस्से से चिल्लाकर बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम सही नहीं कर रहे हो और वैसे भी तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। अगर तुम लोगों ने मुझे कुछ भी किया तो दूसरी तरफ वो माही भी जिंदा नहीं बचेगी। जिस लड़की के लिए माया उस ऋषिका से दूर रहा, अपने प्यार को एक धोखे का नाम दिया, उस लड़की को तुम इतनी आसानी से तो नहीं मरने दोगे। बोलकर वो अर्थ की तरफ देख जोर से हंसने लगी थी। वही काव्या की बात सुनकर अर्थ के अलावा सभी हैरानी से उसे देख रहे थे, पर अर्थ को उसकी बात सुनकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई थी। उसे देख लग रहा था कि जैसे उसे ये सब कुछ पता हो। वही कोई और भी था जो हैरानी और नम आंखों से काव्या को देख रहा था। ऋषिका अपने वार्ड के बाहर डोर का सहारा लिए खड़ी हैरानी से उसे देख रही थी।
काव्या की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू झलक आए थे और उसे सामने कुछ पुरानी यादें घूमने लगी थी। हमेशा खुश रहे, यही चाहत है मेरी। तू मेरे दिल का सुकून, मेरे दिल की राहत है तू। हर सुबह उठूं तो ख्याल तेरा, रात को सोने जाओ तो ख्याल तेरा। शायद तू मेरी मोहब्बत नहीं मेरी जान है तू। कितना कुछ झेलना पड़ा मुझे सिर्फ तुम्हें अपने बिस्तर तक लाने के लिए। तुम्हारा इतना ड्रामा सहा, तुम्हें इतने दिनों तक बर्दाश्त किया, इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे मोहब्बत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे बदला लेना था। इसलिए मैंने ये सब किया, तुमसे प्यार का झूठा ड्रामा किया सिर्फ तुम्हें तोड़ने के लिए। तभी ऋषिका एकदम से अपनी आंखें खोलती है। इस वक्त उसकी आंखों सुर्ख लाल हो रखी थी। ऋषिका वही डोर से टिककर खड़ी हो अपनी आंखें वापस बंद कर लेती है। आंखें बंद होते ही उनमें जो आंसू ठहरे हुए थे वो बह गालों पर लुढ़क आए थे। ऋषिका आंखें बंद किए हुए धीरे से बोली, आई एम सॉरी डेविल। मैं आपको नहीं समझ सकी, या फिर शायद कभी समझना ही नहीं चाहा। बोलकर वो वही डोर से सटकर रोने लगी थी। वही सभी अभी भी हैरानी से काव्या को देख रहे थे, जो उन्हें देख तिरछी स्माइल कर रही थी। वही प्रारंभ हैरानी से काव्या को देखते हुए बोले, क्या माही जिंदा है? और माया ऋषिका से इस वजह से दूर था क्योंकि। तभी काव्या उनकी बात बीच में काट जोर से हंसते हुए बोली, हाँ माया को सब सच पता था। उसे पता था कि उस दिन उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट ऋषिका ने नहीं बल्कि नताशा दी ने किया था। उसे सब कुछ पता था, पर फिर भी वो कुछ न कर सका क्योंकि उसकी जान से भी प्यारी बहन वो माही हमारे पास जो थी। उस माया ने जो भी अब तक किया वो मेरी दी की मर्जी से किया। आप लोग वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज यार मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।